चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड बाय दीपा झा। गाइज आज हम अपने डीएससी कोर पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया यानी भारत में लोक नीति के विषय में यूनिट 2 को देखेंगे। गाइज उससे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं मई में। ओके, तो गाइज इस यूनिट का नेम है नीतियों का विश्लेषण राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, पॉलिसी एनालिसिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज इसमें ये हो सकता है इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राज्य के संदर्भ में आप लोक नीति विश्लेषण से क्या समझते हैं। एंड सेकंड, राज्य के बहुलवादी दृष्टिकोण की प्रभाव की चर्चा करें। एंड थर्ड इज नीति विश्लेषण के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। यानी ये जो यूनिट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके विषय में मैंने आज ये वीडियो बनाई है, जिसका सेम आंसर हमें इसी तरीके से लिखना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इन विच वी विल राइट द मोस्ट इफेक्टिव लाइन्स लाइक दिस। जब हम राज्य के संदर्भ में लोक नीति की बात करते हैं गाइस, तो राजनीतिक प्रक्रिया में 2 आयाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइक पहली पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक, जिसमें संघर्ष, अधिकार, विचारधारा सम्मिलित होती है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि राजनीति में क्या चीज़ें होती हैं, संघर्ष होता है 2 पार्टियों के बीच में, कई अनेक पार्टियों के बीच में संघर्ष चलता है, कॉम्पिटिशन चलता है, राइट्स के बारे में बात चलती है, आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात चलती है, तो ये सभी राजनीति में सम्मिलित होती है। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड इज प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें विश्लेषण संगठन शामिल है ना, जिसमें लोक नीतियाँ जो हमारी आईएएस अधिकारी वगैरह के द्वारा एनालिसिस की जाती है ना, अफसरों के द्वारा, तो ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है गाइस? लोक नीतियाँ बनाना है ना। कोई भी स्टेट, इसमें पॉलिटिक्स में आपको सभी को पता होगा कि राज्य यानी देश के संदर्भ में लिया जाता है, तो इसका प्रमुख कार्य होता है लोक नीतियों को बनाना। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं और जो कि विभिन्न नीतियाँ बनाने में संलग्न होते हैं, यानी सभी देशों की अपनी अपनी नीतियाँ बनती है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं उनके लोगों के लिए। तो लोक नीतियों पर संपूर्ण राज्य का शासन निर्भर करता है ना। सारा हमारा देश का शासन डिपेंड करता है हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ पे, क्योंकि पब्लिक के लिए तो हम शासन बनाते हैं। राज्य क्यों आया है? लोगों के लिए, लोगों के कार्य करने के लिए हम लोक नीति कहते हैं। जो लोगों के हितों के लिए कार्य करता है उसी को हम लोक नीति कहते हैं, जो कि हम अपने पहले यूनिट्स में, पहले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी। आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टूड। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी एनालिसिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नीति प्रक्रिया एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जिसमें कई नायक होते हैं, जैसे राजनेता, हमारे लीडर्स होते हैं, दबाव समूह, सिविल सेवक, एकेडमिक्स होते हैं, सिविल सर्विस के प्रोफेसर वगैरह होते हैं, और चाहे स्टूडेंट्स हों एंड आईएएस अफसर हों, पेशेवर विशेषज्ञ जो एजुकेटर्स होते हैं, यहाँ तक कि हम सभी भी नीति निर्माण में कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा रोल ऑफकोर्स निर्वाह करते हैं। हम नीति प्रक्रिया को राज्य के संदर्भ में से ही सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। नीति की अच्छी तरीके से समझने के लिए, किसी पब्लिक पॉलिसी को अच्छे समझने के लिए, मैं उसे राज्य के सिद्धांतों के बारे में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती हैं। तो इसी में हम देखते हैं लोक नीति प्रक्रिया में राज्य की भूमिका। लोक नीति के अध्ययन की प्रकृति को समझने के लिए हमें लोक नीति प्रक्रिया में राज्य की परिवर्तनकारी भूमिका को समझना आवश्यक है। अर्थात यही कि लोक नीति की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है पब्लिक पॉलिसी की, उसे हम राज्य के परिवर्तनकारी, यानी जो राज्य में जो भूमिका होती है राज्य का परिवर्तनकारी, यानी चेंजेस होती रहती है, राज्य कभी कुछ कार्य करता है, कभी किसी हित के कार्य करता है, तो परिवर्तनकारी भूमिका होती है। राज्य की बहुत सारी भूमिकाएँ होती हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यक है राज्य की भूमिका, प्रकृति एवं लोक नीति तथा इसके अध्ययन पर प्रभाव डालती हैं। राज्य की जो भूमिका होती है, उसका जो काम है, सरकार का जो काम होता है, वही हमारी लोक नीति पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। राजनीतिक विधायक विश्व क्षेत्र में, यानी विश्व स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि सभी राज्य जो है सत्ता से संबंधित रहते हैं लोक नीतियाँ में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद से ही हम राज्य तथा इसकी सत्ता के स्वरूप पर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे तथा इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा कि राज्य का क्या कर्तव्य होता है, राज्य को क्या करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं गाइस कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हमारा देश भी, भारत जो है, औपनिवेशिक शासन का वो रह चुका है, किसी देश के अंडर रह चुका है, ब्रिटिश के। तो उसमें ही हमने राज्य को जाना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि राज्य होता क्या है और राज्य के क्या कर्तव्य होते हैं और राज्य को क्या क्या लोगों के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। तो इसी अध्ययन पर हम देखते हैं कि संकट के इसी दौर में हम लोक नीति के अध्ययन पर भी हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। जैसे हैरोल्ड लेसवेल नाम के एक विचारक हैं और डेविड ईस्टन, जिनके विचारक हम पहले विचार पढ़ चुके हैं, जैसे विचारकों ने लोक नीति के अध्ययन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अहम भूमिका निभाई। उस समय देशों में सामाजिक आर्थिक संकट पैदा हो गया था। जैसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी स्टेट्स में,
जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, जिन देशों ने भाग लिया था, तो पार्टिसिपेट कर उन देशों में भी अनगिनत समस्याएं पैदा कर दी, जो कि औपनिवेशिक शासन से जो आज़ाद हुए थे, लाइक हम भारत देश हो गया हमारा, या हमारे पड़ोसी देश हो गए, वो सभी जो आज़ाद हुए थे, क्योंकि उस समय तो वो हम भी अभावग्रस्त बनकर ही छोड़ गए थे, क्योंकि हमारा जितने भी धन था हमारे देशों का, औपनिवेशिक देशों का, उन्होंने अंग्रेजों ने लूट लिया था, तो हम अभावग्रस्त हो गए थे, कमी से ग्रस्त हो गए थे। जैसे हमारे भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी, कम आय, लोगों की इनकम बहुत कम थी, सीमित बाजार था, कृषि संकट आ गया था भारत पे, तथा बहुत कम विकसित उद्योगों की चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इस संकट ने भारत के कंधों पर जिम्मेदारी के भारी बोझ डाल दिया था, जिसके उपरांत आर्थिक प्रगति हेतु राज्य के हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो गया। यानी भारत में जब हम देख सकते हैं समाजवाद को बहुत बढ़ावा दिया नेहरू जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि जिसके द्वारा नेहरू जी इससे प्रभावित हुए समाजवाद से, क्योंकि समाजवाद गाइस आप सभी को भी पता है एक ऐसी विचारधारा जो कि समाज यानी सभी लोगों के डेवलपमेंट पे जोर देता है, केवल पूंजीवाद का बढ़ावा नहीं देता। ये समाजवाद यानी कि सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। तो भारत में भी औद्योगिकरण का बड़ा हिस्सा राज्य को भागीदारी से संपन्न हुआ, यानी इसमें ये भी होता है कि सारी जो मेनली फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो राज्य के अंडर में होती हैं। 19वीं सदी की शुरुआत के समय से ही हम जब ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग था संकटग्रस्त हो गया था, क्योंकि भारत से ही वो सारा कच्चा माल ले जाता था, तो इससे ब्रिटेन की बाहर से आने वाले कपड़े से घरेलू बाजार की सुरक्षा करनी पड़ी उसे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़े के ब्रिटिश बाजार में रोक लगा दी गई थी। अब वो खरीद नहीं रहे थे हमारे से, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उन्हें पैसे देने पड़ते, इसलिए वो खरीद नहीं रहे थे। इससे हमारे देश में संकट आ गया था, आर्थिक संकट, और बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो गई थी। तो यही सब था जब हमारे देश में औपनिवेशिक काल में शोषण जो हुआ था और डूबी अर्थव्यवस्था थी, उससे निकलने के लिए स्वतंत्रता के बाद इस तरह के विकास अभिकर्ता की भूमिका निभाने के लिए राज्य की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसमें प्रगति के सभी क्षेत्रों, चाहे वो कृषि हो या उद्योग, विधान हो एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी क्यों ना हो, उसमें राज्य की ज़रूरत को महसूस किया कि राज्य को सबसे ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, ताकि राज्य अपनी शक्ति से लोगों की हेल्प कर सके, समाज में विकास कर सके, इसलिए और लोक नीति बनाकर लोगों के हितों की पूर्ति कर सके। इस तरह राज्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगा। जैसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में हम देख सकते हैं कि आर्थिक नीति एवं प्रमुख काल की नीति जो थी वो सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दे रहा था भारत, है ना। तो भारत ने योजना के कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए पूर्ति को सुरक्षित करने के लिए साधन के रूप में भी की जा रही थी कि हम सभी अपने भारत को कृषि प्रधान देश बनाएंगे और कृषि से ही हम अपना समाज का विकास करेंगे। हालांकि हमारी नई आर्थिक नीति जो थी उसमें निजी प्रक्रिया से भी जुड़ी थोड़े प्राइवेटाइजेशन भी हमें लाने पड़े, ताकि लोग अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। जुड़ी कार्रवाई के कारण नीति में थोड़ा उदारीकरण पे भी बल दिया गया। भारत जो है इसलिए गाइस कहते हैं समाजवादी, उदारीकरण, पूंजीवाद दोनों को ही मानता है, इसलिए भारत ना मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है वर्तमान में भी, ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं। फिर भी आज तक जो सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ हैं ना, वो सब हम सार्वजनिक यानी सामाजिक नीति के मौजूदगी के रूप में देख सकते हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो भारत के सरकार के अंडर में होती हैं, वहीं छोटी कुछ कंपनियाँ हो गई तो लोगों के हितों के बढ़ावा देने के लिए यानी लोगों के डेवलपमेंट के लिए पूंजीवाद को भी भारत बढ़ावा देता है। अर्थात भारत में दोनों प्रकार की नीतियों को अपनाया जाता है, पूंजीवाद और समाजवाद, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। परंतु ज़्यादातर राज्य के पास शक्तियाँ होती हैं हमारे भारत में, ताकि केंद्रीकरण भी बना रहे और विकेंद्रीकरण के भी स्वरूप को हम अपनाते हुए चलें। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रगति की एक ऐसी आम धारणा बनती है कि अनेक मानदंडों के अनुसार आधार पर दिया गया था निर्णय कि सामाजिक सार्वजनिक आधार पर हमें क्षेत्रों के आधार पर बढ़ोतरी होगा, यानी समाज में हमें समाज के स्तर पर कार्य करना है तो उस पर सार्वजनिक आधार पर हमें काम करना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी उत्पाद के निर्माण में हिस्सा लेनी अथवा सरकार के पास जो आय होता है, सरकार के पास टैक्स के रूप में जो आय जमा होते हैं पैसे, तो उसी में हिस्सेदारी लेने के लिए सरकार जो है संघ सरकार की और राज्य सरकार जो आपस में पैसे बांटते धन बांटकर एक दूसरे में विभिन्नीकरण से हम निजी क्षेत्र पर भी वर्तमान समय में ध्यान दिया गया है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाओं की लागत जो होती है, यानी जो सरकार जो योजना बनाती है उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, मूलभूत प्रक्रमों से कहीं आगे निकल जाती है वो योजनाएं। परियोजनाएं पूरी होने से क्या होता है, अपेक्षा से कहीं ज़्यादा समय लगता है। जब सरकार के कार्य में अंडर में कोई योजना होती है तो देश इतना बड़ा होता है और सरकार किसी एक पार्टी की होती है, संलग्न पार्टी की होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है उसमें और अपराध परिणामता तकनीकी से हो जाता है, यानी भ्रष्टाचार की भी आशंका हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थागत मुनाफा पाने में असफल रही। जब हमने सार्वजनिक पे ही पूरा वो जोर दिया था तो असफल रही थी, इसलिए पूंजी का इस्तेमाल करने में अच्छे से पूंजी का इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसी कारण सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया अब से।
जब हमारे स्वतंत्रता के बाद की बात चल रही है गाइस, ओके। और सार्वजनिक क्षेत्र में देश में अधिक प्रगति, तीव्र औद्योगिकरण भी हमने जोर दिया कि अब उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे ताकि और डेवलपमेंट किया जा सके देश का। तथा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस लाने का एकमात्र साधन रहेगा, परंतु किसी भी हालत में राज्य की भूमिका को कम नहीं कहा जाना चाहिए। यानी कि राज्य की जो पावर है, राज्य की जो शक्ति है, उसकी भूमिका है, उसे हमें कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो फिर तानाशाही वो बन जाएगा शासन। तो परंतु हम जानते हैं ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर राज्य की भूमिका आवश्यक है। और नीतियों के निर्धारण में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो नीतियों के निर्धारण में समय में संसाधनों की उपलब्धता, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव से सुरक्षा उपाय तथा संवैधानिक आबंधों आदि को लोक नीति निर्माण के समय अध्ययन में रखना ही होगा हमें। विकासशील देशों में गाइस देखते हैं अब नीति निर्माण कैसे होता है, नीति निर्णय डिसीजन जो होते हैं वो मेकिंग कैसे होते हैं, पॉलिसीज़ का डिसीजन किस प्रकार लिया जाता है। विकासशील एक डेवलपिंग कंट्री में, लाइक भारत भी एक डेवलपिंग कंट्री है एज वी नो। सो ड्रॉर नाम के एक विचारक है, उनके अनुसार विकासशील राज्यों में नीति निर्धारण के प्रमुख लक्ष्य अग्रलिखित यानी नीचे लिखे गए हैं। पहला, अनुवांशिक विरासत, अर्थात जो हमें समाज में पहले से वो चली आ रही है रीति, भारत में अच्छे अच्छे विचारकों की जो नीतियाँ थी विरासत में हमें मिली हैं, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजीज़ और उच्च वर्गों के कार्य करने के तरीके, अर्थात नीति निर्धारण प्रक्रिया में इनके लक्ष्यों को आकार प्रदान करता है, ये शेप प्रदान करता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिला है आनुवंशिक रूप में। सेकेंड है, पुनः निवेश प्रणाली तथा कार्यविधि बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर हम फिर से उसी को इन्वेस्ट करने की सोचें पुरानी नीति को, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और थर्ड में है कि नीति के रणनीति जो होती है उसका निर्णय सजगता को नहीं बल्कि लोक नीति जो होती है वो लोगों को अभिजातीय रणनीति प्राप्त को कम कर सुरक्षा जाति अपेक्षाकृत खतरे में भरपूर होती है। अर्थात लोक नीति में सजगता कम दिखाई देती है विकासशील देशों में, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा वो होती है, लोक नीति पर लोगों का इफेक्ट होता है, जाति वगैरह कास्ट वगैरह का भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है लोक नीति के लिए। ऐसे हमें लोक नीति को किसी भी जाति या इन सब के उसमें नहीं देखना चाहिए। फोर्थ है सॉरी मूल्य की प्राथमिकताएं तय करना, यानी कि वैल्यू की जो प्राथमिकताएं उसे तय करना और कार्यकारी उद्देश्य भली भांति परिभाषित होते हैं। यानी पहले से हमें डिफाइन किया जाता है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ गलत है। तो इसलिए नीतियाँ जो होती हैं वो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाई जाती है ना, लोगों के हितों की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं। फिफ्थ है, नीति के विकल्पों की गहन खोज की जाती है। यानी नीति जो बनानी जानी है उसके लिए हम सर्च होता है, रिसर्च टीम बैठती है कि किस विषय में हमें नीति बनानी है, अर्थात लोगों की हितों के लिए जो नीति बनानी है। तो लोग डिमांड करते हैं गाइस, जैसे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लोगों की डिमांड पर ये नीतियाँ बनाई जाती है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस में हम गहन खोज देख सकते हैं। सिक्स्थ में है राजनीतिक सांस्कृतिक समय समूचा वातावरण की जिसके नीति निर्माण पर भी प्रक्रिया पर काफ़ी ज़्यादा उस पर इफेक्ट करता है, वास्तविकता से प्रेरित नहीं होती। यानी कि हम देख सकते हैं हमारे कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है हमारी नीति पर। समर्थन प्राप्त करने ना वास्तविक अमल के इरादे से किए गए, अर्थात समर्थन जो सपोर्ट जिस थिंग को जितना बहुमत होता है ना, उसी को हम अल्पमत से वो नहीं कर सकते। और वास्तविक को हमें रियलिटी में हम किसी नीति के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है समर्थन है। जिस चीज़ को टॉपिक को अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाएगा वही नीति के रूप में बन पाती है और विस्तृत क्षेत्र तक फैल पाती है। एट्थ में मूल्यांकन तथा नीतियों की रच रेखा करने का काम संतोषजनक नहीं होता। यानी जब इवैल्यूएशन किया जाता है किसी भी नीति का कि कैसे है नीति विश्लेषण में, जैसे हमने पढ़ा था कि गाइस नीति विश्लेषण वही प्रक्रिया होती है जिससे हम जो भी हमारी नीति बनी है, पब्लिक पॉलिसी बनी होती है, उस एनालिसिस करना कि उसमें कितना वो लोगों के हित लिए है और कितना नहीं है। नेक्स्ट, राज्य और नीति प्रक्रिया का बहुलवादी सिद्धांत। गाइस अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य का बहुलवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि लोक नीति जो है ना वो अंततः विचारों और हितों के बीच में प्रतियोगिता का परिणाम है। यानी लोक नीति में क्या होता है गाइस, वो लोगों के हितों के बारे में होती है और स्वतंत्र प्रतियोगिता का परिणाम है, कंपटीशन होता है कि लोगों के विचारों में, तभी हम लोक नीति बनती है। रॉबर्ट डहल नाम के विचारक उन्होंने कहा अपने लेख में, हु गवर्न्स, कौन गवर्न करता है हमारे ऊपर, कौन शासन करता है। 1951 में इस विचारकों का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने लोकतंत्र के लिए, जो कि बहुल उदारवादी जो है ना, यानी एक ऐसी विचारधारा जो कि लोकतंत्र में पाई जाती है जिसमें अधिकारों को व्यापक रूप से वितरित किया गया था। यानी हम देख सकते हैं लोकतंत्र में सभी के पास अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं तथा राजनीतिक प्रणाली को इस प्रकार से आयोजित किया गया कि नीति अनिवार्य रूप से लोगों की लोक मांगों पर और विचारों से प्रेरित होती है। ठीक है, हालांकि उदारवादी लोकतंत्र के इस
दृष्टिकोण को एक शैटनीसर नाम के विचारक हैं 1966 द्वारा चुनौती दी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि आवश्यक नहीं है कि सबसे अधिक ज़रूरत वाले लोग ही राजनीति में सबसे अधिक सक्रिय रूप से भाग लें, यानी कि जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है वही नहीं, जिन्हें कम ज़रूरत है उनकी नीति को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ऐसा कह रहे थे एक विचारक इनकी आलोचना करते हुए उदारवादी बहुलवादी विचारकों के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वे कहते हैं कि कौन खेल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी में से पता चलता है कि एक झूठा व्यक्ति जो कि कुछ भी किसी भी पक्ष में दूसरों के विरोध कर सकते हैं, झूठा व्यक्ति तो किसी का भी अपोजिशन कर सकता है ना। नेक्स्ट बहुलवादी विचारक जो हैं एक लिंड ब्लॉम नाम के विचारक है, जिन्होंने राजनीति और बाजार यानी पॉलिटिक्स एंड मार्केट में 1977 में मौलिक रूप से यह तर्क दिया था कि नीति निर्माण का कार्य पूंजीवाद के कामकाज यानी पूंजीवाद लाइक हम गाइस जानते हैं पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाता है और प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, अर्थात निजीकरण पे बल दिया जाता है। वहाँ पे सरकार की भूमिका कम होती है, अर्थात बाज़ारों की भूमिका अधिक होती है। बाज़ार ही वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था होती है। लाइक हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अधिकतर पूंजीवादी है, लाइक अमेरिका। एंड अब हम देखते हैं गाइस कि व्यवसाय वो ज़्यादा बिजनेस वगैरह के हितों की मांग पर निर्भर करती है। तो नीति विश्लेषण के बहुलवादी दृष्टिकोण ने नए मॉडल को भी विकसित किया, जो हम पॉलिसी एनालिसिस में अपने पूंजीवादी बहुलवादी दृष्टिकोण को पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया उदारवादी को ही बहुलवादी दृष्टिकोण कहा गया गाइस, क्योंकि इसमें देखो हमें पूंजीवादी शब्द भी मिल रहे हैं पढ़ने को, अर्थात नीति निर्माण प्रक्रिया को संरचनाओं को विकास में ध्यान में रखना है, हमें डेवलपमेंट करना है और साथ में नीति निर्माण को भी हमें ध्यान रखना है, जो कि हाल के दशकों में हुए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण नीति नेटवर्क और समुदाय की धारणा है। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ ने एक लेखक है, उन्होंने तर्क दिया है कि नीति नेटवर्क यानी पॉलिसी का जो नेटवर्क है वो समुदाय का विचार यानी लोगों के ग्रुप का विचार है। बहु सिद्धांतवादी यानी इसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और इसे ना बहुलवाद के अतिरिक्त अन्य तरीके से लागू किया जा सकता है। बहुलवादी विचारक वही है गाइस जिसमें बहुत सारे लोगों की थिंग्स को समाहित किया जाता है और उनके विचारों को द्वारा ही लोकनीति को बनाया जाता है। नए विकास के संदर्भ में बहुलवाद मॉडल एक सामान्य रूपरेखा प्रदान कर सकता है, यानी एक न्यू तरीके के मॉडल भी प्रदान कर सकता है, जिसके अंतर्गत लोक नीति के लिए लोगों की पॉलिसीज़ के लिए गुणक दृष्टिकोण विकसित हो भी सकता है। यह निश्चित रूप से एक नया दिशा है जो कि बहुलवाद शक्ति व्यापक रूप में वितरित किया जाती है, यानी बहुल नाम से ही सब पता चलता है गाइस, बहुलवाद यानी सभी के लिए किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के हितों की बात चल रही है, व्यापक रूप में वितरित की जाती है। यह अनिवार्य रूप से लोगों की मांग यानी लोग जब डिमांड करते हैं और उनके विचारों से प्रेरित होती है ये जो विचार है बहुलवाद में गाइस व्यावसायिक हितों का व्यवसाय यानी बिजनेस वाले हितों का लोक हितों से टकराव होता है, यानी बिजनेस की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है। बहुलवाद को हम एक अर्थ में समझें तो गाइज यह एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी का बात चलती है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जो हम रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे चुने जाते हैं ना लोकतंत्र में, तो वो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक कार्रवाई जो भी पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ होंगी वो विधायिका के लिए जिम्मेदार है। यार हम जानते हैं विधायिका ही कानून बनाती हैं और उसे की ओर से नीति निर्माण के रूप में हम देख सकते हैं। यही होता है बहुलवाद। अब गाइस हम राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, राज्य और नीति के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, जो कि मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया है। इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और उससे भी प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं फर्स्ट में। सो यही हम आगे पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में अब पढ़ते हैं गाइस कि उनका नीति के ऊपर क्या रोल था, उनके सिद्धांत से क्या संबंधित है। कार्ल मार्क्स ने दिखाने का कोशिश किया है कि राजनीतिक संस्थाओं के धरातल के नीचे यानी जो हमारी पॉलिटिक्स हमें दिखती है उसके नीचे पूंजीवादी समाज में किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूंजीवाद में लोगों का इस्तेमाल, सत्ता समाज का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। मार्क्स के लिए जो लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं ना, मार्क्स कहते हैं कि जो लोग सामाजिक सोशल और पॉलिटिक्स रूप से मजबूत होते हैं वे राजनीतिक रूप से कमज़ोर लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हैं, यानी कि जो कमज़ोर लोग होंगे, जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो कमज़ोर लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हैं, यानी उनकी बात नहीं मानते और उनका शोषण करने लगते हैं। तो ये मजदूरों के हितों की बात करते हैं गाइस, जैसे हम पहले भी इनकी आइडियोलॉजी पढ़ चुके हैं मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा जो मजदूरों के दुखों को, शोषण को दूर करने के लिए उभरा है और उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके हमें समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। ये मार्क्सवादी का लक्ष्य है कि हमें मजदूरों के हितों को
पूर्ति करनी चाहिए, है ना। तो मार्क्सवादी जो है समाज में वर्ग प्रभुत्व की तस्वीर की चिरस्थायी रूप से स्वीकार करते हैं। यानी वो बताते हैं कि ये जो दुनिया है पूरे देश में या किसी भी दुनिया में, हर देशों में हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं, एक अमीर और एक दूसरा गरीब। तो वही गरीबों और मजदूरों के हितों की बात करते हैं, जो कि नीति निर्माण की सतहों पर भी हम ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक रॉल्फ मिलीवेन नाम के विचारक उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में, एक जो पूंजीवाद समाज होता है उसमें सोसाइटी में राज्य शासक वर्ग एक साधन मात्र है, और जो उस वर्ग के ही यानी पूंजी जो अमीर लोगों के ही हितों का शासन करता है, जिसमें राजनेता, सिविल सेवक, व्यापारी, वित्तीय भी जातीय वर्ग जो अमीर वर्ग होते हैं उन्हीं का और बात की जाती है। और जो एक समान सामाजिक वर्ग से आते हैं और एक समान स्कूलों में शिक्षा तो दी जाती है हर एक को, परंतु राज्य का जो मॉडल है पूंजीवादी समाज में, जो मार्क्सवादी विचारक है ना, वो पूंजीवादी हितों से स्वायत्तता यानी उससे आज़ाद होना चाहते हैं, और उससे इसी नीति प्रक्रिया को अध्ययन के लिए आलोचनात्मक या महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में व्यापक रूप से लागू किया गया है। यानी वो उनके एनालिसिस क्रिटिसिज्म करते हैं पूंजीवाद की। मार्क्सवाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोनों ईयर में हमने पढ़ा है। अब थर्ड ईयर में यानी 6 सेमेस्टर में भी हम मार्क्सवाद को देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो इसी के अर्थ में हम देखें तो सापेक्ष मॉडल भी इन्होंने कहा है। सापेक्ष मॉडल ये रिलेटिव ऑटोनॉमी मॉडल है, जो कि तर्क देता है कि पूंजीवाद समाज में जो पूंजीवादी जो पैसे से संबंधित होता है समाज है, प्राइवेटाइजेशन वाला समाज है, उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया एक साधन के रूप में सहायक यानी एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल मॉडल राज्य के अंतर्गत संचालन में तुलना में अधिक जटिल है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कठिन होता है ये। तो उदाहरण के लिए निकोस पॉल्टर्स ने यह सुनिश्चित किया है, एक विचारक हैं जिन्होंने पूंजीवाद समाज में, एक पूंजीवाद समाज होता है उसमें राज्य बहुपक्षीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं, बहुत सारे काम में राज्य के पास बहुत सारे काम होते हैं, उसमें वो बिजी रहता है। तो राज्य की ओर से अलग अलग अंशों को बनाए रखने या प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया में शामिल है, अर्थात उन्हें प्रतिबंधित करना, उन्हें रोक देना चाहिए, पूंजीवाद को इतना अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि राज्य के पास बहुत सारे और भी काम है। दूसरी ओर राज्य, वो कहते हैं मार्क्सवादी, दूसरी ओर राज्य जो है यानी स्टेट जो है वो कुछ मध्यस्थ तटस्थ बल के रूप में प्रकट होता है, जो कि पूंजी और पूंजीवाद वर्गों के हितों को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करता है। पूंजीवादी वर्ग के बारे में बता रहे मार्क्सवादी कि पूंजीवाद में ऐसा ऐसा होता है, राज्य जो है वो केवल अमीरों के लिए ही होता है, और वो उनके कार्यों के अनुसार ही वो लोक नीति को भी बनाता है। तो कैसे सामाजिक व्यवस्था बना जाए उसके बारे में भी मार्क्सवादी बताते हैं। राज्य पूंजी विचारधारा जो है वो रुचियों को प्रोत्साहित करता है और वैधता को सुरक्षित करने के लिए राज्य सामाजिक खर्च यानी सोशल लोगों के लिए कॉस्ट करता है। निवेश व उपभोग खर्च के बीच जो है वो दोहरा मॉडल अपनाता है, जैसे कि कॉन्सन और सॉन्ड्रेस 1983 में ने भी तर्क दिया है कि पूंजीवादी समाज में राज्य यानी सरकार नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में वो संरचनात्मक पूंजी की यानी पैसों की नीतिगत चिंताओं की मांग संबोधित कर सके, यानी लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए तो सरकार नीतियाँ बनाती है ना गाइस। तो इसी के बारे में ये कहते हैं। हालांकि निम्न स्तरों के निर्माण जो छोटे मोटे कुछ मेकिंग करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो शैली की अनुमति देगा। उनका तर्क है कि निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें जो राज्य है, शासक है, निर्माता है, वो निर्माता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शासक ही रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो इसमें वो मध्य वर्ग उपभोक्ता के हितों के स्तर पर अधिक बहुलवादी और अनिश्चित शैली में होता है, बहुत सारे डिसीजन बनाता है। तो बहुलवादी जो ये है उसके बारे में गोल्डस्मिथ और वॉलमैन ने भी सुझाव दिया है कि ये मॉडल अमेरिका की तुलना में यूके और यानी यूनाइटेड किंगडम और स्कैंडिनेविया में बहुत ज़्यादा मौजूद परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त है। वो पूंजीवाद हम जैसा मैंने बताया आपको, पूंजीवाद वहीं पर है अधिकतर। विशेष रूप से वे मानते हैं कि सॉन्ड्रेस ये मानने के लिए गलत है कि स्थानीय स्तर के उत्पादन यानी जो हम लोकल लेवल पे कुछ बनाते हैं सामान, उसके उत्पादन का मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, बड़े बड़े मुद्दों से उनका कोई संबंध नहीं। और निर्णय जो लेते हैं हम बड़ी सरकार की तरफ से निर्णय निर्माण किया जाता है, उसमें निगमवादी यानी रूल्स रेगुलेशन निगम गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और स्थानीय स्तर पे कम ही लिया जाता नहीं होता है। मुख्य बात यह है कि गाइस जहाँ मार्क्सवादियों ने सामाजिक संकट के समय, समाज में जो संकट चलता है, तो उसमें विकासवादी प्रणाली को आगे रखकर उन्होंने डेवलपमेंट को आगे रखकर देखा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के समाजशास्त्रियों ने उन्हें अपने समाजों को प्रगति के रूप में देखा कि हमारे समाज तो डेवलपमेंट कर रहा है इसी थॉट से। तो उनके संस्थानों के
संस्थानों के साथ आवश्यकताओं को व्यक्त करने की प्रतिक्रिया में उन्होंने सामंजस्य किया कि हमें कोऑर्डिनेशन, दोनों को हमें कोऑर्डिनेशन बैठा देना चाहिए। पूंजीवाद और समाजवाद के जो अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, यानी लोगों के हितों के लिए कार्य करना, लोग सरकार जो है वो समाज में जो गरीब वर्ग है उसको प्रोत्साहित कर सकता है, शिक्षा के द्वारा उन्हें डेवलपमेंट दे सकता है ना। तो गाइज़ ये अब हमने मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो अब हम अपने क्वेश्चन का कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। अतः अंत में हम राज्य के बहुलवादी एवं उदारवादी, बहुलवादी मैंने आपको बताया, उदारवादी भी कह सकते हैं उसे, वो मार्क्सवादी विश्लेषण के नीति निर्माण के तरीकों के अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि एक सिद्धांत जो है वो राजनीति और लोकनीति के बारे में हमारी सोच को सरल स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। यानी हमें दोनों सभी थॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। राजनीति में बहुत सारे थॉट होते हैं ना गाइस, उदारवादी हो, मार्क्सवादी हो, या हम देखें तो कुछ अभिजात वर्गीय वादी बातें भी होती हैं, या ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट भी पड़ता है हमारी नीतियों पे। तो गाइज़ मैं आने वाली वीडियो में 2 टॉपिक्स और रहते हैं इस यूनिट के, तो वो आगे पार्ट बी में कराऊंगी। तो अभी हम इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजनीति जीवन है उससे जुड़ी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए हम क्षमता व निहित होती है लोक नीतियों में, और हम प्रक्रियाओं को समझ सकें, हम प्रोसेस को समझ सकें, इसलिए हमें अपने आइडियोलॉजीज़ को भी समझना चाहिए जो देश में व्याप्त हैं, जो हमें वास्तविक दुनिया से मिलती हैं। संक्षेप में सिद्धांत को यह बताना चाहिए, कोई भी प्रिंसिपल होता है उन्हें ये बताना चाहिए कि लोक नीति के मूल्य के बारे में क्या प्रासंगिक है, लोक नीति के बारे में क्या बातें हैं, सिद्धांत में अंतर्निहित अवधारणाएं नीति को स्पष्ट करने में क्या प्रासंगिक है, यानी कितना ज़्यादा फेमस है, क्या बताना चाहती हैं प्रिंसिपल, वो हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया पूंजीवादी, आपको क्लियर है ना का इसके पूंजीवाद में क्या होता है, या उदारवाद, बहुलवाद, ये सभी तीनों चारों शब्द है ना वो एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब इनका तात्पर्य ये होता है कि पूंजीवाद में हम प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, और वहीं मार्क्सवाद, साम्यवाद और समाजवाद जो विचारधाराएं होती हैं वो भी एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसमें समाज के लोगों को, सभी के लोगों के हितों के बारे में बात की जाती है। वहाँ पे अमीर गरीब के भेदभाव को मिटा देना चाहते हैं वो लोग। तो ये सभी प्रिंसिपल के जो अंतर्निहित जो बातें होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें हमें स्पष्ट करने के लिए योग्य बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। अगर हम सारी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ लेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ दी पॉलिसीज ऑफ दियर स्टेट्स। हम जानते हैं जैसे कि अवधारणाएं दृष्टिकोण नीति को प्रभावित करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी पॉलिसी को हमारी आइडियोलॉजीज, कॉन्सेप्ट इफेक्ट करते हैं, दृष्टिकोण, देखने का तरीका सबकी कुछ इफेक्ट करता है। ये एक नारीवादी दृष्टिकोण भी है ना, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि लोक नीति पर प्रभाव डालता है। ये महिलाओं के प्रति समानता के व्यवहार पर जोर देता है ना, जैसे हम पहले मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट के बारे में भी हमने पढ़ाया गया। तो नारीवादी दृष्टिकोण यही देता है ना कि सभी को समान समझा जाए। ये निजी नीति व लोक नीति क्षेत्रों में पुरुषों के प्रभुत्व को चुनौती देता है, यानी पुरुष को जो इतना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित कर रखा था उसे बंद करके, उसे समाप्त करके सभी को समानता की बात करता है नारीवादी विचारक। यदि सरकार श्रम हितों की राज्य संरक्षण के लिए कार्य करना चाहती है, यानी सभी श्रम हितों यानी मेहनत करने वाले मजदूरों की बात करना चाहती है, तो हम यह जानते हैं कि इस पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रभाव है ना। जहाँ पे हम श्रमों की बात चले, मेहनत मजदूरों की बात के लिए सरकार कार्य करती है, यानी वो मार्क्सवादी की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रही है सरकार। और जब हम नारीवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि महिलाओं के लिए जो मजदूरी है वो समान क्यों बनाई गई है ना, सभी को मजदूरी, उनकी मेहनत का, कमाई का पैसा सभी को इक्वल बनना चाहिए। या घरेलू हिंसा के विरुद्ध सख्त कानून जो बनाए गए वो क्यों बनाए गए, हम सबको क्लियर है, क्योंकि महिलाएं भी मनुष्य हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। क्यों उनके साथ अन्याय होता रहे इतना, जो पुराने ज़माने में अगर हुआ तो हुआ, हमें नहीं पता, परंतु वास्तव में अभी हम वर्तमान में हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है कि हम सभी इक्वल हैं, वी आर ऑल इक्वल, सभी ह्यूमन इक्वल होते हैं, और उन्हें कोई भी शोषण नहीं कर सकता उनके साथ, उन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हमारे पास अब कानून है, अधिकार है, और हम उनके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जब हितधारक, यानी जितने भी हितधारक होते हैं, बहुत तरीके के दबाव समूह होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGOs होते हैं, और सिविल समाज होता है, पढ़ा लिखा नागरिक समाज जो है, वो विश्वास दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि नीति पर बहुलवादी दृष्टिकोण का प्रभाव है। जब सभी लोगों के बारे में बात चलती है ना, गैर सरकारी संगठन, NGO, छोटे मोटे वर्ग जो भी होते हैं, सब अपनी हितों की बात करते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तभी हम बहुलवादी दृष्टिकोण के प्रभाव को समझ सकते हैं, जो कि हमने उपयुक्त चर्चा किया। सो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग and it's really important, so please share, like and comment. Thank you for watching.